Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series we are going to discuss about PT 360 Science and Technology Current Affairs. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने डिस्कशन को। सबसे पहले हम स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष तकनीकी से अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जो तकनीक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए शुरू में हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से शुरुआत करते हैं, जो कि 60 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई के प्रयासों से शुरू हुआ था। ठीक है, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो था वो 1969 में, जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था इसरो, 1969 में गठित किया गया था। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो है बेंगलोर में, वो इसरो का कमर्शियल या वाणिज्यिक जो है निकाय है। और यहाँ पे हम एयर और स्पेस के बारे में एक बार एयर स्पेस और स्पेस के बारे में डिफरेंस समझ लेते हैं। जो एयर स्पेस है वो एक पर्टिकुलर देश के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, और जो स्पेस होता है वो ग्लोबल कॉमन्स होता है। एयर स्पेस का मतलब कि किसी देश के ऊपर अगर जैसे कि जो एयर स्पेस आता है, ठीक है, वो उस कंट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एयर स्पेस को लेकर के कभी विवाद भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन स्पेस जो है अंतरिक्ष, वो ग्लोबल कॉमन्स है। ग्लोबल कॉमन्स मतलब ऐसे ऐसे ऐसा एक यूनिट है ये जिसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। ये एक तरीके से ये पूरे विश्व का है, ठीक है, ग्लोबल कॉमन। ऐसे ही और भी कुछ ग्लोबल कॉमन्स हैं, जैसे कि अंटार्कटिका है एंड अमेजन के जो फॉरेस्ट है उनको भी ग्लोबल कॉमन्स में रखा जाता है। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब जिससे पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ता हो, इफेक्ट पड़ता हो, तो उनको ग्लोबल कॉमर्स में रखा जाता है। और जो एयर स्पेस है वो एयर ट्रांसपोर्ट या जो जैसे प्लेन चलती हैं, हवाई जहाज जिस स्पेस में चलते हैं, उसको एयर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है एयर स्पेस को। ऑर्बिट और सैटेलाइट्स के बारे में देख लेते हैं। ऑर्बिट एक ऐसा मार्ग होता है जो जिस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेगुलर और रिपीटेडली उस मार्ग पर चलता रहता है, ठीक है, उसको ऑर्बिट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट उस ऑर्बिट में चलता है, उसको सैटेलाइट कहा जाता है नासा के अकॉर्डिंग। जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह, कॉमेट्स और जो एस्टेरॉयड्स हैं, क्षुद्र ग्रह, और जो अन्य ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में, वो ऑर्बिट करते हैं किसका? सन का। यानी कि सन जो है उसके चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, ठीक है। और जो सैटेलाइट्स हैं, एक एक मतलब सर्टेन टाइम के बाद ये स्पेस डेब्रिज यानी अंतरिक्ष कचरे में बदल जाते हैं। जो सैटेलाइट्स ह्यूमन जो मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं जो छोड़े जाते हैं ऊपर अंतरिक्ष में, वो धरती का भी ये स्पेस डेब्रिज भी एक काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है उसके सामने। और जो most of the object orbiting the sun move along or close to the imaginary flat surface, and this imaginary surface is called ecliptic plane। जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक काल्पनिक जो है फ्लैट मतलब समतल सरफेस पे चलते हैं, जिसको एक्लिप्टिक प्लेन भी कहा जाता है। और जो ऑर्बिट होता है वो दो फोर्सेस के बीच में बैलेंस का बनाता है। एक तो सेंट्रीपेटल जो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो कि सैटेलाइट की वेलोसिटी की वजह से उत्पन्न होते हैं, और जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सेंट्रीपेटल फोर्सेस का मतलब ये होता है कि अगर वो ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो इस अंदर की तरफ जो है ऐसे उनका फोर्सेस अंदर की तरफ लगता है, बल अंदर की तरफ लगता है, जो कि जो सैटेलाइट होता है उसके वेलोसिटी की वजह से होता है। और दूसरा जो पृथ्वी है उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वो हमेशा धरती की तरफ ही गिरता है, लेकिन इट डज नॉट फॉल ड्यू टू द बैलेंस ऑफ दिस टू टू फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस जो हमने बात किया, सेंट्रीपेटल और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी कारण नहीं गिरता है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स की अगर बात करें तो एक तो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, ऑफ कोर्स, जो जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, ये सब नेचुरल सैटेलाइट्स में आते हैं। और मेनी प्लैनेट्स हैं मून ऑर्बिटिंग देम, जो बहुत सारे कई सारे दो ग्रहों को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों के पास प्लैनेट्स हैं, ठीक है। मैन मेड जो सैटेलाइट्स होते हैं वो लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है,
और 1957 में सोवियत यूनियन के द्वारा जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। और कुछ होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जैसे कि इनसैट हो गया, इंडियन सैटेलाइट एक्सेप्ट इनसैट 3D। इनसैट 3D को छोड़ करके बाकी सारे जो इनसैट्स हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। जी सैट हो गया, ठीक है, जो इसको सार्क सैटेलाइट्स भी अभी आपने नाम सुना होगा। एडूसैट हो गया। और जो नेविगेशन सैटेलाइट्स कुछ होते हैं जैसे कि IR, NSS, ठीक है, इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। और स्पेस साइंस सैटेलाइट्स जैसे मॉम, मिशन ऑन मार्स एंड एस्ट्रोसैट, स्पेस साइंस से जुड़े हुए सैटेलाइट्स होते हैं। और कुछ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भी होते हैं जैसे इनसेट 3D। तो ये कुछ सैटेलाइट्स के हमने फॉर्म्स देखे, टाइप ऑफ सैटेलाइट्स देखा। नेचुरल सैटेलाइट, मैन मेड, आदमी की तरफ बनाया हुआ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और नेविगेशन सैटेलाइट्स, स्पेस साइंस सैटेलाइट्स एंड अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। जो ये बाकी सारे नेचुरल सैटेलाइट्स को छोड़ के जो भी सैटेलाइट्स हैं वो मैन के द्वारा बनाया गया है। एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, एक तो पोलर ऑर्बिट होता है। पोलर ऑर्बिट मतलब ध्रुवीय कक्षा में, जैसे कि अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो जो ये वाली ध्रुवों पर के ऊपर जो होगी ऑर्बिट्स कक्षा, उसको पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं। सॉरी, पोलर ऑर्बिट, इट इज पोलर ऑर्बिट। और ये जो है इक्वेटर के 90 डिग्री पे पड़ते हैं। और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं नॉर्थ और साउथ से जो पोल्स हैं उन दोनों के ऊपर से गुजरते हैं, ठीक है। और ये सैटेलाइट जो है पृथ्वी के सारे हिस्सों को ऑब्जर्व करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। और एक लोकेशन जो है कभी भी किसी भी समय कॉन्टिन्यूस सर्विलांस पर नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए जो पोलर ऑर्बिट्स होता है वो अर्थ की मैपिंग के लिए और वेदर के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए और रिकॉन्सेंस या स्पाई जासूसी करने के लिए या सर्विलांस करने के लिए यूज़ किया जाता है पोलर ऑर्बिट को। एंड जो सेटेलाइट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द हायर एल्टीट्यूड यानी उच्च अक्षांशों से इस सेटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है ताकि जल्दी से पोल पे पहुंच जाए। अभी जो इंडिया का जो IRS सेटेलाइट्स होती हैं, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स, वो क्या होती हैं? वो पोलर सेटेलाइट्स होते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स। और जो इनसाइट होता है वो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट्स होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स, SSO या SSPO। ये जो है एक स्पेशल केस में जो पोलर ऑर्बिट्स होते हैं उनको कहा जाता है। इसमें जो सैटेलाइट होता है वो जो द ऑर्बिट अलाउज सैटेलाइट टू पास ओवर ए स्पॉट ऑन द अर्थ एट द सेम टाइम ऑफ द डे। मतलब दिन में एक ही समय पर जो है उस विशेष जगह से वो सैटेलाइट्स गुजरता है। एंड द सैटेलाइट इज ऑलवेज एट द सेम एंगल ऑफ द सन, और हमेशा जो है उसी सन के उसी एंगल पे रहता है। और सिंस देयर आर 365 डेज इन a year, 360 डिग्री इन a circle, the satellite has to shift its orbit by 1 डिग्री पर डे। 1 डिग्री जो है पर डे ये सैटेलाइट अपना ऑर्बिट को या अपनी कक्षा को शिफ्ट करता है। और ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट्स, ठीक है। जो ये इसमें जो ऐसे सैटेलाइट्स को छोड़ा जा सकता है जो कांस्टेंट सनलाइट में होते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है? ए लोकेशन कैन बी अंडर कॉन्टिन्यूस सर्विलांस। इसकी वजह से जो है कोई किसी जगह पर निरंतर सर्विलांस किया जा सकता है, मॉनिटरिंग की जा सकती है। इक्वेटोरियल ऑर्बिट क्या होता है? इक्वेटोरियल ऑर्बिट जो है इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है वहाँ पे उस पे होता है, ठीक है। सच ऑन ऑर्बिट हैज़ एन इंक्लिनेशन ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री का उसमें होता है झुकाव। जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का जो ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। इस पे जो सैटेलाइट, इस पे जो ऑर्बिट्स होता है वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है।
और एक जो सैटेलाइट होता है वहाँ से लॉन्च किया जाना चाहिए जो कि ये इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, जैसे कि फ्रेंच गुआना एंड थुम्बा। थुम्बा जो हमारा केरला में है, ठीक है, वो इक्वेटर के नज़दीक है। फ्रेंच गुयाना भी इक्वेटर के नज़दीक है। इंडिया के जो पहले सैटेलाइट्स, जब इंडिया के पास अपने लॉन्चिंग पैड्स नहीं थे, लॉन्चिंग सिस्टम नहीं था, तो इंडिया की जो सैटेलाइट्स थी वो फ्रेंच गुयाना से एरियाना रॉकेट फ्रांस के उससे छोड़ी जाती थी। और ये जो है सीधे इक्वेटोरियल ऑर्बिट में और डायरेक्टली ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं एंड एलिमिनेट द नीड फॉर कॉस्टली एडजस्टमेंट टू ए स्पेस क्राफ्ट ट्रेजेक्टरी। ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट ट्रेजेक्टरी की जो पर कॉस्ट होता है उसको दूर करते हैं जो ये इक्वेटर के पास जो लॉन्च पैड्स होते हैं। जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है इंडिया का, TERLS एट VSSC, ठीक है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर जो है अर्थ का उसके काफ़ी करीब है, और इसकी वजह से ये जो है जो चुंबकीय इक्वेटर, चुंबकीय आप कह सकते हो कुछ, चुंबकीय ध्रुव के काफ़ी करीब है पृथ्वी के, और इसलिए ये जो है ये एक मतलब आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए। और ये पाकिस्तान और चाइना से सबसे दूर भी स्थित है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अर्थ सिंक्रोनस, या इसको अर्थ सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये जो है जितना पृथ्वी के घूर्णन की गति हो, जो ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है, तो उसके जो रोटेशन का टाइम होता है, ठीक है, उसी के इक्वल जो होता है इसमें भी इसका भी टाइम होता है। और वन साइड रियल डे, मतलब एक तरफ दिन होता है एक तरफ रात होती है, ऐसी कंडीशन में वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इट इज ए सिंक्रोनाइज्ड विद द अर्थ रोटेशन। जो धरती का रोटेशन है, घूर्णन है, उसके साथ इसको सिंक्रोनाइज किया गया है। जैसे जैसे अर्थ ऐसे रोटेट होगी वैसे वैसे वो सेटेलाइट भी उसी गति से रोटेट होगा। ठीक है, ऐसे रोटेट होगा, सॉरी। और सेटेलाइट आर टिपिकली लॉन्च्ड इन अ ईस्टवर्ड डायरेक्शन, पूरब की तरफ जो है लॉन्च किए जाते हैं। एंड ए सर्कुलर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इज 35,786 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। धरती के जो है 35,786 किलोमीटर ऊपर होता है ये जो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट होता है। और ये जो है ऑर्बिट इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, an object in geosynchronous orbit returns to exactly the same position in the sky after one side real day। वन साइड रियल डे का मतलब होता है कि एक तरफ जो है दिन होने के बाद जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो फिर से उसी पोजीशन में वापस आ जाता है। सोलर डे किसको कहते हैं? ये जो है सक्सेसिव मून और के बीच का समय होता है, और ये 24 घंटे होता है पृथ्वी पर। और साइड रियल डे का मतलब होता है द टाइम इन विच अर्थ रोटेट्स वंस अराउंड इट्स एक्सिस 360 डिग्री। जितना जितनी एक बार में अर्थ जो है अपने धुरी पर जितनी बार घूमती है 360 डिग्री, वो साइड रियल डे होता है। एंड इट इज़ 4 मिनट्स शॉर्टर, ये 4 मिनट शॉर्टर होता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया था ऊपर, ये 4 मिनट शॉर्टर होता है देन सोलर डे। सोलर डे से 4 मिनट शॉर्टर शॉर्टर होता है, और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है साइड रियल डे। एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ये एक स्पेशल केस में जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है, जो कि धरती के इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ जो है ऑर्बिट, ये सर्कुलर में ऑर्बिट है। जैसे कि ये इक्वेटर है, अगर सॉरी ये अगर इक्वेटर है पृथ्वी का, तो इसके ही चारों तरफ ये ऑर्बिट होता है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट की तरह होता है, और यहाँ इसमें भी 35,786 किलोमीटर एबव जो है अर्थ के इक्वेटर से इस जो सैटेलाइट्स हैं उनको स्टेब्लिश किया जाता है। और ये ऑर्बिटल पीरियड जो है 24 आवर्स का होता है। और जो सैटेलाइट है वो बहुत तेज़ से गति करता है, जो कि अर्थ के रोटेशन से मैच करने के लिए। और ये जो है ये मोशनलेस दिखाई देता है, ऑर्बिट जो है मोशनलेस दिखाई देता है, लुक्स लाइक फिक्स्ड इन द स्काई
टू ग्राउंड, क्योंकि जो पृथ्वी है वो भी तो उसी के गति के हिसाब से गति कर रही है। तो अगर वो सेटेलाइट यहाँ ऐसे पृथ्वी रोटेट कर रही है तो वो सेटेलाइट यहाँ पे है तो वो भी इसी बिंदु के समान ही, अगर यहाँ पे जो है बिंदु इसी के समान ही रोटेट करेगा, जैसे जो भी यहाँ पे पहुँचेगा तो वो यहाँ पे पहुँचेगा, तो इसलिए जो है ये मोशनलेस दिखाई देता है। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट मोशनलेस, जो ऑब्जेक्ट होता है मोशनलेस दिखाई देता है। और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, जो संचार से संबंधित सैटेलाइट्स हैं, वेदर से संबंधित सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, जैसे IR NSS, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और 3 सैटेलाइट्स आर इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ओवर द इंडियन ओशन। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO क्या होता है, ये जो है हाईली इलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट होता है। ठीक है। और जो ये भी जो है 35,784 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होता है। और एक जो है बहुत ही हाई ट्रस्ट लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है इसमें, जो पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी होता है उससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट, लियो क्या होता है, ये अराउंड पृथ्वी से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसमें जो है क्रूड स्पेस स्टेशन लगाए जा सकते हैं। To date and majority of the satellites are in LEO. The International Space Station is in the LEO. ये आपसे पूछा जा सकता है, ये लियो में है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है धरती से। जो गगनयान है 2022 में, वो पहला स्पेस मिशन होगा इंडिया का। गगनयान 2022 में पहला स्पेस मिशन होगा इंडिया का। मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, मियो, ये जो है स्पेस है जो लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर होता है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के नीचे होता है। अगर ये यहाँ पे आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है तो यहाँ पे मियो होगा, और यहाँ पे लियो होगा, और यहाँ पे नियो होगा। द मोस्ट कॉमन एल्टीट्यूड इज अप्रॉक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर। जो सामान्य जो एल्टीट्यूड होता है लियो का, वो 20,000 किलोमीटर होता है, और ये 12 घंटे का जो है इसका ऑर्बिटल पीरियड होता है। और इसमें नेविगेशन सैटेलाइट्स जो है ग्लोबल कवरेज के साथ पूरी दुनिया को कवर करने वाली नेविगेशन सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं, जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS से संबंधित USA एंड ग्लोनास जो है रसिया का है, जो ये GPS जो है USA का है, एंड गैलीलियो EU का है, एंड बाइडू चाइना का है। ये नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, आप इनको याद रख सकते हो। GPS US का है, ग्लोनास रसिया का है, गैलीलियो EU का है, और बाइडू चाइना का है। अगर कोई सैटेलाइट पोलर और सन सिंक्रोनस या इक्वेटोरियल ऑर्बिट में छोड़ा जाता है तो इट्स ऑर्बिटर एल्टीट्यूड में भी मीडियम और लोअर। ठीक है। हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट भी 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, और ये 24 घंटे से ज़्यादा इसका होता है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं एक बार। पेलोड्स क्या होते हैं, ये जो है किसी भी एयरक्राफ्ट या लॉन्च व्हीकल जो होता है, जो उपग्रहों को लेकर के जाता है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी, ले जाने की जो क्षमता होती है, उसको कहते हैं पेलोड्स। ठीक है। ये वेट के ही आधार पे इसका ये मापा जाता है कि इतना वेट जो है इस एयरक्राफ्ट का, इस लॉन्च व्हीकल का पेलोड है इतने इतने किलो। फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर्स क्या होते हैं, PS2 विकास इंजन होता है, अर्थ स्टोरेबल लिक्विड रॉकेट इंजन होता है, एंड UDMH फ्यूल प्लस N2O4 ऑक्सीडाइजर होता है, एंड PS3 में सॉलिड फ्यूल होता है, और STP भी होता है। PS4 में 2 इंजन्स होते हैं, और MMH प्लस MON होता है। इंजन क्या होता है, इसका जो इंजन होता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर बेस्ड होता है। जेट इंजन और रॉकेट इंजन जो है एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जेट इंजन जो है ऑक्सीजन को जला करके फ्यूल बनाते हैं, एयर से जो हवा में ऑक्सीजन होती है उसको जला करके ये जेट इंजन फ्यूल बनाते हैं,
और ये एक इनटेक करने के लिए ओपनिंग होती है और एक जो नोजल्स होता है उसमें उसको बाहर निकालने के लिए ओपनिंग होती है। रॉकेट कैरी देयर ओन ऑक्सीजन, और जो रॉकेट होते हैं जेट इंजन जो है खुद फ्यूल बनाते हैं हवा में जो ऑक्सीजन होती है उससे, और जो रॉकेट होते हैं उनका ऑक्सीजन खुद अपना लेकर के जाते हैं, जो कि इस जिसकी वजह से वो स्पेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती है तो इसलिए जेट इंजन जो है स्पेस में नहीं जा सकते। एंड इसकी इनमें जो है सिर्फ एक ओपनिंग होती है जो एग्जॉस्ट नोजल नोजल को एग्जॉस्ट करती है। विकास इंजन क्या है? विकास इंजन जो है विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा ही शुरू किया गया था इसका, और ये जो है लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन्स हैं। लिक्विड मतलब तरल जो ईंधन से बने हुए रॉकेट इंजन्स होते हैं। कावेरी इंजन क्या है? कावेरी इंजन जेट इंजन है। जेट इंजन हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है उससे फ्यूल बनाते हैं, और ये लेकिन इसलिए जो है स्पेस के लिए नहीं होते हैं। और ये हाल के जो तेजस हमारा लाइट एयरक्राफ्ट है उसमें यूज़ किया जा सकता है। एंड फेल टू सेटिस्फाई द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। क्रायो इंजन क्या होता है? क्रायो इंजन क्रायोजेनिक फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, and its fuel and oxidizer are gases liquefied and stored in very low temperature। जो ये क्रायोजेनिक इंजन होता है इसका जो फ्यूल होता है वो ऐसी गैसेज होती हैं जो लिक्विफाइड की जाती हैं और बहुत ही निम्न तापमान पर इनको स्टोर किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन जो है LH2 फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन LOX लिक्विड H2O प्लस O2 जो होते हैं इसमें यूज किया जा सकता है। एंड C25 इज पावर्ड बाई CE20, India's largest cryogenic engine designed and developed by the Liquid Propulsion System Center के द्वारा जो है इंडिया का भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया जा रहा है। और इंडिया इज अमंग द 6 नेशंस अपार्ट फ्रॉम द US, रसिया, फ्रांस, जापान, चाइना टू पोजेस क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी, जिनके पास क्रायोजेनिक इंजन से टेक्नोलॉजी है। अराउंड 1993 में जो है इंडिया रसिया से क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता था, लेकिन ये MTCR का मेंबर होने के कारण रसिया जो है इस देना तो चाहता था, लेकिन US ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि आप MTCR के मेंबर हो और आपको नहीं दे सकते। जो MTCR के मेंबर होते हैं वो 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक में इस्तेमाल की जा सकने वाली, मतलब मिसाइल्स में भी इस्तेमाल की जा सकने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो MTCR के नॉन MTCR कंट्रीज़ को नहीं दिया जाएगा। हालांकि अब इंडिया भी MTCR का मेंबर बन गया है 2016 में। तो रसिया ने टेक्नोलॉजी तो नहीं दिया, लेकिन हमको 5 क्रायोजेनिक इंजन्स दिए थे जिनका उपयोग हमने इनसेट सैटेलाइट्स को छोड़ने में किया था। और उसके बाद से हम उसी समय से अपना खुद का भी एक जो है क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करना शुरू कर दिया था, जो कि अब जाकर के ये GSLV Mark 3 के रूप में जो है हमने सफलता प्राप्त करी है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है क्रायोजेनिक इंजन का विकास खुद से कर लेना, और जो दुनिया के एलीट कंट्रीज है क्रायोजेनिक इंजन वाली उसमें शामिल। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग जो है एक तो लंबी दूरी तक और जो है ज़्यादा पेलोड्स ले जा सकने वाली लॉन्च व्हीकल्स बनाने में किया जाता है, और दूसरा ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने में भी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जा सकता है। स्ट्रैप ऑन मोटर्स। स्ट्रैप्स ऑन मोटर्स क्या है? Along with the solid rocket motor core, the first stage strap-ons, these are required to extract maximum thrust out to the initial state. PSLV, PSLV XL or PSLV G, there are HTPB based solid straps on the motors. There are no straps on the motors in the PSLV CA core alloy version. GSLV, there are 4 liquid straps motors powered by the Vikas engine of each. PSLV क्या है? PSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। बेसिकली इसको जो पोलर ऑर्बिट्स होते हैं, लाइक जो IRS उपग्रह की हमने बात किया था, तो बेसिकली ये पोलर सैटेलाइट्स को छोड़ने के लिए इनको डिजाइन किया गया है, बनाया गया था। लेकिन इंडिया ने इनको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स छोड़ने में भी इनका उपयोग किया इसरो ने। बिफोर द एडवेंट ऑफ द PSLV in 1993, launching a satellite into the sun synchronous orbits service was commercially available only from Russia। जो PSLV से पहले जो था, जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है,
उसमें सैटेलाइट्स छोड़ने के लिए, जो पोलर ऑर्बिट होता है उसमें सैटेलाइट छोड़ने के लिए जो कमर्शियल सैटेलाइट छोड़ने की एबिलिटी थी वो केवल रसिया के पास थी। अब जो है इंडिया के पास है ये। ठीक है, इंडिया जो है अपने सैटेलाइट्स को रसिया, फ्रांस, इन सब के हेल्प से ही छोड़ता था। और ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को छोड़ने के लिए, जैसे कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में छोड़ने के लिए इसको डेवलप किया गया था। और ये एक एक्सपेंडेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसकी कैपेसिटी जो है 1750 केजी का पेलोड्स ले जा सकती है, जो कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जा सकता है 600 किमी अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर तक जा सकता है। और ये जो है लोअर लिफ्ट ऑफ द मास, यानी कि 1400 की केजी तक का जो पेलोड है उसे लेकर के जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में भी जा सकता है। और ये सेटेलाइट जो है जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी इंडिया ने लॉन्च किया है। जैसे IRNSS के जो सैटेलाइट्स हैं वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ही छोड़े गए हैं। इसमें 4 स्टेज होते हैं, अल्टरनेटिंग सॉलिड एंड लिक्विड स्टेजेस। जो PSLV स्टेज 1 होता है उसमें सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो PSLV 2 होता है इसमें अर्थ स्टोरेबल लिक्विड फ्लूइड होते हैं, ठीक है, विकास इंजन यूज्ड। और जो PSLV 3 स्टेज होता है इसमें भी सॉलिड फ्यूल्स होता है, और PSLV 4 में सॉलिड फ्यूल्स MMH एंड MON यूज किया जाता है, ठीक है। और इस स्टेज में जो है ये जो सैटेलाइट्स की ट्रेजेक्टरी है जो उसको करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जो इंडिया का पहला चंद्र मिशन यान मिशन था वो चंद्रयान 1 था, ठीक है। और इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन मंगलयान जो था, इंडिया जो फर्स्ट स्पेस ऑर्बिटरी जो था ऑब्जर्वेटरी है वो एस्ट्रोसेट है, स्पेस ऑर्बिट और सॉरी स्पेस ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है कि अंतरिक्ष की निगरानी करने वाला जो है वो एस्ट्रोसेट है, इंडिया ने, इसरो ने छोड़ा है। और जो इंडिया का इंडिजिनस यानी स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है वो है IRNSS। जियो GSLV की बात करते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है? ये जो है मेनली जो है डिज़ाइन किया गया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो संचार सैटेलाइट्स होती हैं उनको छोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़े जाएंगे। और GSLV मैक 2 इज अ 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। और ये CE 7.5 इंडिया फर्स्ट क्रायो इंजन जो है यूज़ किया जाता है मैक 3 में, सॉरी हमने मैक 2 में, ठीक है। इंडिया का पहला फर्स्ट जो है क्रायो इंजन इसमें यूज़ किया गया है। और मैक 3 क्या था? GSLV मैक 3 ये 3 स्टेज का हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। ये भारी चीज़ें उठा सकता है, मतलब हैवी पेलोड्स को लेके जा सकता है। और ये इसमें भी एक इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन लगाया गया है। और जो है इट हैज़ 2 सॉलिड फ्यूल स्ट्रैप्स ऑन इंजन्स इन द फर्स्ट स्टेज। इट यूजेस CE 20 इंडियाज लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन। और ये जो है गगनयान जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में गगनयान को लॉन्च करेगा। और जो कैपेसिटी की अगर बात करें तो GSLV मैक 2 की जो कैपेसिटी है वो 2500 किलो के पेलोड्स के साथ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में और 5000 के पेलोड्स के साथ लियो और लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये जा सकता है। मैक 3 जो है ये भारी जो है और भी भारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से संचार उपग्रह उनको लेकर जाने के लिए बनाया गया है, यानी कि 4000 किलोग्राम्स तक का सैटेलाइट से जो है या 8000 किलो तक का सैटेलाइट लियो में लेकर के जा सकता है। इसके जो 3 स्टेज हैं वो जो पहला स्टेज है ये PSLV के जो फर्स्ट स्टेज है उससे लेकर के आया गया है। और जो सेकेंड स्टेज है वो भी PSLV के स्टेज 2 से जुड़ा हुआ है, विकास इंजन जो है इसमें भी है। और PSLV का जो थर्ड है वो चेंज है वो है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ठीक है। और इट इम्पार्ट्स है हाई वेलोसिटी टू द पेलोड्स टू अचीव स्केप वेलोसिटी। जो स्केप वेलोसिटी है यानी पृथ्वी से दूर जाने के लिए किसी भी वस्तु को कैसी गति से बाहर निकालना है उसको स्केप वेलोसिटी कहते हैं। एंड सम नोटेबल पेलोड्स लॉन्च्ड बाय GSLV
जीएसएलवी की ज़रा कुछ जो लॉन्च किए गए पेलोड्स हैं, एक तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं, इनसैट क्लास के जो भी सेटेलाइट्स हैं, इनसैट क्लास में बहुत सारे सेटेलाइट्स हैं, और एडुसैट है, जीसैट है। ये जो सारे जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, यानी कि 35,785 किलोमीटर की ऊंचाई पर फिक्स किए जाने में सेटेलाइट्स हैं। और प्रॉब्लम्स क्या हैं? ऑल इनसेट्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी है, ठीक है। ये कुछ कंपनियां जो हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स भी यूज़ कर रही हैं, जो इनको दोबारा से भी यूज़ किया जा सकता है। और इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो लागत है उसको कम करना है। जैसे कि स्पेस एक्स फाल्कन 9 जो है वो क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तो आई होप कि आपको इस क्लास में सारी चीज़ें लगभग समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अगले टॉपिक पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।